रूस यूक्रेन जंग के दरमियान अभी भी बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी तलबा वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन पर बढ़ते रूस के हमले और हालात के और भी ज्यादा खराब होने के दौरान हजारों की तादाद में हिंदुस्तानी शहरी और खासतौर पर यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात अब वतन वापसी की उम्मीद में यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक का रुख कर रहे हैं। मेरठ से ताल्लुक रखने वाले ऐसे ही एक तालिबे इल्म अजीम खान का गुज़िश्ता 3 रोज से अपने अहले खाना से राब्ता नहीं हो सका था, जिसकी वजह से इनके वालिदैन काफी परेशान थे। लेकिन आज सुबह अजीम के रोमानिया पहुंच जाने की खबर आने के बाद इनके अहले खाना ने राहत की सांस ली है। अजीम बड़े मुश्किल हालात से गुजरकर यूक्रेन के एवानू शहर से रोमानिया में दाखिल हुए हैं और अब जल्द मुल्क वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। अजीम के वालिदैन ने मीडिया से बात करते हुए मुश्किल दौर में परेशानी के हालात के बाद अब बेटे की वापसी की उम्मीद पर इत्मीनान का इजहार किया है। करके वो बच्चे फंस गए। उसके बाद बेटे ने कॉल किया मेरे पास कि डैडी ऐसे ऐसे हम यहाँ से चले थे, काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गया था। उसके बाद हमने बस को छोड़ दिया है। बस को छोड़ने के बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद अभी नियर अबाउट 5 आवर्स हो गए हैं मुझे यहाँ पर खड़े खड़े, कोई मूवमेंट नहीं है, कहीं कोई चीज़ नहीं है फ्रेशमेंट के लिए। और शाम का टाइम में ठंड भी हो रही है तो माइनस में टेम्परेचर है, खाने पीने का कुछ है नहीं। तो वही उस टाइम पे इतनी बात हुई थी मेरे 25 को लास्ट में। अब वहाँ पर 3 डेज तक टुडे मतलब आज सुबह तक हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो उस कम्युनिकेशन जो नहीं था बीच में, तो वो पीरियड हमारे लिए मतलब वर्डों द्वारा नहीं बता सकते कि कितना हार्डफुल रहा होगा। तो ये समझ लो कि ईद दिवाली जैसा एक हो गया है। दिल के अंदर बहुत खुशी हुई है कि बॉर्डर क्रॉस कर दिया है। उसका फ़ोन आया कि मैंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया है डैडी, और उसके बाद शेल्टर में हूँ और सेफ़ हूँ, सुरक्षित हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बाकी भी यहाँ पर सब ठीक है और जब भी यहाँ से बस मूव करेगी एयरपोर्ट के लिए तो हम उसमें निकल के चले जाएंगे। मध्य प्रदेश के नीमच शहर के राजीव नगर में नाजायज कब्जे के नाम पर जिला इंतजामिया के जरिए की जा रही कार्रवाई पर एमपी जमीयत उलमा ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। हुकूमत के जरिए राजीव नगर की बस्ती को नाजायज कब्जा बताते हुए 3 रोज कबल नोटिस जारी करके वहां के बाशिंदों से बस्ती को खाली करने की हिदायत जारी की थी। लेकिन आज जब जिला इंतजामिया के लोग कार्रवाई करने के लिए पहुंचे तो मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए रास्ता जाम कर दिया। मकामी लोगों के साथ एमपी जमीयत उलमा का भी मौकिफ है कि राजीव नगर की बस्ती में लोग 40-50 साल से हुकूमत के जरिए पट्टे पर दी गई जमीन पर रह रहे हैं और इस तरह से घरों के साथ मजहबी मकामात को तोड़ने की कार्रवाई को कबूल नहीं किया जा सकता। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मामले में एमपी जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। जो ये प्रोग्राम है ये एक तरह से इसका एनुअल फंक्शन मान सकते हैं आप। कोशिश ये रहती है कि सूबे में जितने भी तलबा तालिबात हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो पूरे साल उर्दू के हवाले से बहुत कुछ काम करते रहे या जो अच्छे नंबरात से पास होते रहे, उनको बुलाकर जश्न उर्दू में उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको इनाम। दहली फसादात को 2 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन फसादात मुतासिरीन अभी तक इंसाफ के मुंतजिर हैं। पिछले 2 सालों में इन लोगों ने बुरा और मुश्किल वक्त देखा है। जुल्म के शिकार लोग आज दहली प्रेस क्लब में जमा हुए और इंसाफ की इल्तिजा की। पेश दहली से खुर्रम शहजाद की यह खास रिपोर्ट। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में मल्लिका अपने 2 बच्चों के साथ इंसाफ की उम्मीद में आई है। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए फसाद के दौरान उनके शौहर मुशर्रफ को जलाकर मार दिया गया था। मल्लिका को दिल्ली सरकार की पॉलिसी के तहत 10 लाख रुपए का मुआवजा तो दिया गया, लेकिन 2 सालों में जिंदगी का बेरहम चेहरा देख चुकी मल्लिका कहती हैं कि उनके शौहर के कातिलों का कुछ पता नहीं है और 10 लाख रुपए से क्या होता है। हालात ये है कि उनकी पेंशन तक नहीं आ रही है।
आदमी का नाम मुशर्रफ है। उनको 30 मंजिल पे दंगेवाला ने मारा है। कमरे के अंदर पलंग में अंदर छुपा दिया था, तो उसके अंदर से निकाल के उनको मारा है। जान से ही मार दिया। मारने के बाद पीछे कॉलोनी से निकाल के तो उनको गोली में से ले आने के बाद आग में फेंका। आग में फेंकने के बाद उनको लाली में फेंका। पेन उतार के देखा जो मुसलमान भाई है ना हिंदू भाई है। तो हमरा बहुत डरा हुआ था। हमरा मांग में सिंदूर लगा के, मांग भर के, बिंदी लगा, तो हमरा बच्चे को लेके जान बचाया। तो 2 साल से हमारे आदमी खत्म हो गई। आज तक हमारे घर में कोई पूछने के भी नहीं आया। वीडियो वाला आ रहे हैं, फोटो खिंचा के ले जा रहा है, वीडियो बना के ले जा रहा है। हमारे कोई इंसाफ मिलने नहीं है। क्यों नहीं मिल रहे? फसाद में मारे गए फिरोज और जमालुद्दीन का खानदान भी प्रेस क्लब आया। जमालुद्दीन की बीवी बताती हैं कि किस तरह उनके शौहर को शर्म विहार में मार दिया गया और अब 2 साल से वह इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। 10वीं क्लास की तालिबा टीना और उसके भाई ने अपने वालिद फिरोज को दिल्ली फसाद में खो दिया है। अब कुछ काम भी नहीं कर रहे हम, कुछ काम नहीं है। जो 10 लाख रुपए मिले थे उनसे ही काम चला रहे हैं अभी तो। मैं 8 स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। अभी तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, पढ़ ही रहे हैं 8 क्लास में। 3 गली पार करके एक बंद मकान था, उसमें से पहले तो 2 बंदे निकले। उन्होंने नाम पूछा, एड्रेस पूछा, तो इन्होंने अपना जेठ ने अपना हिंदू जैसा कुछ नाम बता दिया और इन्होंने अपनी आईडी दिखा दी। और आईडी दिखाते इन पे राड, सरिया, चाकू, तलवार ये सब पीटना शुरू कर दिया। और जेठ को किसी तरीके से मौका मिला, वो निकल गए। हाँ, ये नहीं निकल पाए, इनको वहीं खत्म कर दिया। दिल्ली फसाद की साजिश के मुल्जिम खालिद सैफी की बीवी नरगिस सैफी ने पिछले 2 सालों में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। शौहर की जमानत का ऑर्डर 2 महीने से रिजर्व है। नरगिस सैफी कहती हैं कि दिल्ली फसाद की साजिश में खुद दिल्ली पुलिस पर सवाल है और वही फसाद की जांच भी कर रही है। दिल्ली पुलिस खुद कटघरे में है, खुद उसकी खुद जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस जिस तरीके से ये जांच कर रही है दिल्ली दंगों की, वो खुद ही एक सवाल के घेरे में है। दिल्ली फसाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जांच हो या फिर दिया जाने वाला मुआवजा। आम आदमी को 10 लाख और सिक्योरिटी के लोगों को 1 करोड़ कंपनसेशन दिया गया। फसाद को लेकर खुद दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई इंडिपेंडेंट जांच नहीं हुई। आज भी फसाद मुतासरीन से लेकर समाजी कारकुनों तक और आम लोगों तक फसाद की जांच को लेकर मुतमईन नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। बीजेपी के एमएलए हरिभूषण ठाकुर की जानिब से दिए गए मुस्लिम वोटर के बयान को जेडीयू ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वाज़ेह है कि हरिभूषण ठाकुर ने मुसलमानों के वोटिंग राइट को खत्म करने की वकालत की थी। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी छोटे मोटे लोगों के बयान का नोटिस नहीं लेना चाहिए। कारवां चल रहा है, तरक्की का कारवां। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पागलपन के शिकार हैं, तो चलने दीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी तरक्की का कारवां न रुकने वाला है और नीतीश कुमार न तो ऐसे लोगों की परवाह करते हैं और न कभी करेंगे इस तरह के लोग। अलायंस में इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की छवि को भी खराब करना है क्या? नहीं, नीतीश कुमार की छवि और इमेज और छवि तो बहुत अच्छी है और उनकी छवि खराब नहीं हो सकती है। मुझे ये लगता है कि ऐसी बयानबाजियों से नीतीश कुमार बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आज उनको देश के लोग कह रहे हैं कि देश की ज़रूरत है नीतीश कुमार, तो ऐसे छोटे मोटे लोगों के बयानबाजी पे क्या तवज्जो दें? तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस बयान पे? मुझे लगता है कि कार्रवाई का मुतालबा भी उसको अहमियत देना है। तो मेरी राय तो यह है कि ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बिहार हुकूमत अक़लियती समाज और अक़लियती इलाकों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही, ये कहना है एमआईएम के एमएलए और रियासती सदर अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान ने पटना में न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश हुकूमत ने जहां बजट में अक़लियती समाज को हाशिए पर रखने की कोशिश की, वहीं अक़लियती इलाकों के फलाह के लिए किसी तरह का कोई लाही अमल नहीं बनाया। एमआईएम ने कहा कि सीमांचल के किसान, मजदूर, तालीमी इदारों के मसले को हल करने की कोई कोशिश नहीं की गई।
कि बिहार में माइनॉरिटी और बिलखुसूस मुस्लिम माइनॉरिटी की हालत सबसे ख़राब है और इसको ऊपर उठाने के लिए हुकूमत बयानबाजी तो बहुत कुछ करती है, लेकिन हुकूमत के नियतों का पूरा मामला उनके कारकर्दगी में होता है। बजट साइज पिछले साल से बढ़ा है, 2037 करोड़ 2018 करोड़ था, 2,18,000 करोड़, अब की बार 2,37,000 करोड़ हुआ है, लगभग 8.15% इजाफा हुआ है ग्रोथ। तो मैं कह रहा हूँ कि माइनॉरिटी का भी बजट अगर आप देख लें तो 562 करोड़ था, तो लगभग 60-70 करोड़ तो हमारे बढ़ने थे, है ना, लेकिन वहाँ आपने सिर्फ 7 करोड़ बढ़ाया है या 8 करोड़ बढ़ाया है। 562 करोड़ था, आपने 570 करोड़ किया है। ये इससे इंदिया देता है कि आप हमको यहाँ भी महरूम करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, माइनॉरिटी के जो इलाके हैं उस इलाके को चाहे गवर्नर के खुतबे में जो हुकूमत के आइंदा प्रोग्राम की झलक है, कारकर्दगी का तस्करा है, और जो बजट में आपने किया है, माइनॉरिटी के इलाके में कुछ भी करने का आपने फैसला नहीं किया है। वहाँ पर मक्के की पैदावार हो रही है, आप इथेनॉल चिल्ला रहे हैं, लेकिन उस इलाके में कोई आपका कोई कल कारखाना नहीं लग रहा है। सबसे बड़ा मसला है वहाँ पर सैलाब का और कटाव का। कटाव और सैलाब के मसले में भी आपने कुछ नहीं किया है ना। आपने कहीं भी गवर्नर के खुतबे में भी ये बात शामिल नहीं किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शाख किशनगंज के लिए भी हुकूमत कूसा है। तो इसके माने ये है कि माइनॉरिटी के जो इलाके हैं वो इलाके महरूम किए जा रहे हैं प्रोग्राम में, पॉलिसी में। मध्य प्रदेश में कोरोना के सियाह बादल छटने के बाद एमपी उर्दू अकादमी ने 2 साल बाद फिर से जश्न उर्दू प्रोग्राम के इनेकाद का फैसला किया है। एमपी उर्दू अकादमी के ज़ेरे एहतमाम सहरोज़ा जश्न उर्दू तकरीब में उर्दू के नए फनकारों को मौका दिया जाएगा ताकि रियासत गिर सतह पर ज़बानो अदब को फ़रोग़ दिया जा सके। सहरोज़ा जश्न उर्दू प्रोग्राम का आगाज़ 3 मार्च को होगा और 5 मार्च को इख्तितामी तकरीब का इनेकाद होगा। सहरोज़ा जश्न उर्दू में बैतबाजी, सेमिनार, सिंपोजियम, ओपन माइक, देश राग, सूफियाना महफिल का इनेकाद होगा, जिसमें बड़ी तादाद में उर्दू के नए फनकार शिरकत करेंगे। प्रदेश उर्दू अकादमी का जो ये प्रोग्राम है, ये एक तरह से इसका एनुअल फंक्शन मान सकते हैं आप। कोशिश ये रहती है कि सूबे में जितने भी तलबा तालिबात हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो पूरे साल उर्दू के हवाले से बहुत कुछ काम करते रहे या जो अच्छे नंबरात से पास होते रहे, उनको बुलाकर जश्न उर्दू में उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको इनामात दिए जाएँ और मुख्तलिफ जो मुकाबले होते रहे पूरे साल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनको भी इनामात से सरफराज किया जाए। शुरुआत इसकी ऐसे ही हुई थी, लेकिन क्योंकि महकमा सकाफ़त का हिस्सा है तो फिर सकाफ़ती प्रोग्राम्स इसके साथ जुड़े, बैतबाजी जैसे प्रोग्राम्स इसके साथ जुड़े, जिससे कि नई नस्ल जुड़े। मध्य प्रदेश के नीमच शहर की राजीव नगर में नाजायज कब्जे के नाम पर जिला इंतजामिया के जरिए की जा रही कार्रवाई पर एमपी जमीयत उलमा ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। हुकूमत के जरिए राजीव नगर की बस्ती को नाजायज कब्जा बताते हुए 3 रोज कबल नोटिस जारी करके वहां के बाशिंदों से बस्ती को खाली करने की हिदायत जारी की थी, लेकिन आज जब जिला इंतजामिया के लोग कार्रवाई करने के लिए पहुंचे तो मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए रास्ता जाम कर दिया। मकामी लोगों के साथ एमपी जमीयत उलमा का भी मौकिफ है कि राजीव नगर की बस्ती में लोग 40-50 साल से हुकूमत के जरिए पट्टे पर दी गई जमीन पर रह रहे हैं और इस तरह से घरों के साथ मजहबी मकामात को तोड़ने की कार्रवाई को कबूल नहीं किया जा सकता। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मामले में एमपी जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश हुकूमत एक जानिब तो ये कहती है कि हर गरीब का अपना मकान होगा, हुकूमत की जानिब से स्कीम भी चलाई गई है, वहीं पर दूसरी जानिब सरकार के ज़रिया जो पट्टे की ज़मीन दी गई थी मध्य प्रदेश के नीमच के राजीव नगर में बड़ा मामला पे आया है कि वहाँ पर ये कहकर कार्रवाई की गई कि ये लोग नाजायज़ कब्जा किए हुए हैं, जिसकी जद में मस्जिद और मदरसा भी आया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी हारून साहब मौजूद। आइए उनसे बात। हाजी साहब, उस मामले को पूरा मंसूर के आपने नीमच के मामले को देखा जो है, उस पर क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो हमारा दस्तूर है, आईन है, वो भारत के हर शहरी को भारत की जो भूमि है उसको लीज पर और पट्टे पर लेने का हक रखता है। कानूनन उसको हक हासिल है कि उसको जो है लीज दे दी जाए। हाँ, अगर कोई ऐसी ज़रूरत हो शहरी के उसमें रुकावट आ रही हो तो बात अलग है, वरना हर शख्स को ये हक हासिल है कि कोई भी सरकारी ज़मीन को लीज पर ले सकता है।
उसी कानून के तहत जिस जगह पर भी जो लोगों ने मकानात बनाए हुए हैं, गरीब लोगों ने, दलितों ने, पिछड़े लोगों ने, उनको हमेशा हमेशा से पट्टे दिए जाते रहे हैं कि वो सुकून की ज़िंदगी हासिल करें। उसी कड़ी में पूरे मध्य प्रदेश में भी अर्जुन सिंह जी के दौर में, दिग्विजय सिंह जी के दौर में और अभी हाल ही में भी शिवराज सरकार के दौर में भी लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हर गरीब के सर पे जो है साया होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो स्कीमें हैं, सबका साथ और सबका विकास और सबके सर पर साया होना चाहिए, उसको ये लोग जिला प्रशासन के लोग बट्टा ढाल करना चाहते हैं, गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं और इसके पीछे कुछ पैसे वाले लोग और बड़े लोग और भूमि माफियाओं का हाथ होता है। ऐसे ही वाक़या जो हमारी मालूमात में आया कि परसों नीमच में डाक बंगले के पास में गरीबों के मकानात हैं और आज से नहीं 40-50 साल से, और कुछ लोगों को अर्जुन सिंह के ज़माने में पट्टे दिए गए, कुछ लोगों को दिग्विजय सिंह के ज़माने में पट्टे दिए गए, दलित भी हैं उसमें और मुसलमान भी हैं। और नतीजन क्योंकि जब कोई आबादी बस जाती है तो उसमें मंदिर भी बनाने पड़ते हैं, तो लोग ऐसी ही ज़मीनों में, पट्टे की ज़मीनों में मंदिर भी बना लेते हैं, मस्जिद भी बना लेते हैं, मदरसे भी बना लेते हैं। तो वहाँ भी इसी तरह उस गरीब बस्ती में जो है मंदिर भी है, मस्जिद भी है और मदरसा भी है, और मदरसा जो है मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड है। अब परसों जो है लोग पहुंच गए, प्रशासन के लोग तोड़फोड़ करने के लिए, वहाँ गरीबों की हिमायत में लोग आ गए और मज़ाहमत हुई। तो मेरी मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि उन गरीबों को न उजाड़ा जाए, उनको वहीं रहने दिया जाए, और अगर बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसी स्कीम है कि शहर की तरक्कियात के लिए ज़रूरी है, तो फिर उनका मुतबादिल अल्टरनेट इंतज़ाम करके हटाया जाए, यही हमारा मांग है। आपने कहा कि अल्टरनेट इंतज़ाम किया जाए, लेकिन वहाँ पे एसडीएम का कहना, ममता जी का, कि वहाँ पे जो लोग हैं ये नाजायज़ कब्ज़ा है। वही तो मैंने गुजारिश किया ना कि वो नाजायज़ कब्ज़ा नहीं है, हर शख्स को हक हासिल है, और वो जब बस जाता है तो सरकारें पट्टा देती आई हैं, देती रही हैं और आज भी दे रही हैं। अब बड़े बड़े लोग तो बड़ी बड़ी ज़मीनों को पैसे देकर लीज पे करा लेते हैं, तो गरीब तो ये नहीं कर पाता। करोड़ों करोड़ों ज़मीनें, करोड़ों कारखानों के लिए और बड़े बड़े मालदार लोगों के लिए ज़मीनें लीज पर दी जाती हैं, तो गरीबों के लिए जो पट्टे का निज़ाम बनाया हुआ है उसमें क्यों मुदाखलत की जा रही है, उन्हें क्यों उजाड़ा जा रहा है? जब आपका निज़ाम है लीज पर देने का तो देते ही हैं आप, रोज़ देते हैं, सरकार रोज़ दे रही है, दरखास्तें आती हैं और लीज पे ज़मीन दी जाती है, पट्टे पे दी जाती है। तो पट्टा जो है, पट्टा भी एक तरह से लीज होता है, तो इस तरह से किसी को उजाड़ना नहीं चाहिए। हम मध्य प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से मांग करते हैं, ऐसी दमनकारी नीति जो जिला प्रशासन ने वहाँ के नीमच के लोगों के ऊपर लागू कर रखी है, उसको तो फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। हम देखते हैं कि नीमच के राजू नगर में जो कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए की, कि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इन्होंने नाजायज़ कब्जा किया, जबकि वहाँ पे मुकामी लोगों का और जमीयत उलमा का कहना है कि वो ज़मीन पे जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज की बात करें, दलित समाज, दूसरे जो लोग रह रहे हैं, ये सब के सबको हुकूमत के ज़रिए ज़मीन लीज पर यानी पट्टे पर दी गई थी। हुकूमत के ज़रिए इस पर मुदाखलत को जो है बंद करने की मांग की गई है कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको रहने दिया जाए, और वहाँ पर जो भी मजहबी मकामात है, जो मदारिस हैं, उस पर भी कार्रवाई न की जाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। दरियाई गंगा और जमुना को आलूदगी से पाक रखने के लिए संगम किनारे लगने वाली अवामी नुमाइश का कल इख्तिताम होगा। एक माह पहले इलाहाबाद माघ मेले के आगाज के साथ ही इस नुमाइश का इफ्तिताह किया गया था। एक माह से ज्यादा दिनों तक चलने वाली इस नुमाइश के जरिए आवाम को माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने और दरियाई गंगा को तहफ़्फ़ुज़ देने का पैगाम दिया गया। माघ मेले के दौरान संगम आने वाले लाखों अकीदतमंद नुमाइश में शिरकत कर चुके हैं। नुमाइश का इनेकाद करने वाली गंगा टास्क फोर्स का कहना है कि इस नुमाइश के जरिए आवाम के साथ मिलकर माहौलियाती आलूदगी से लड़ने में मदद मिलेगी। इस प्रदर्शनी का जो मेन उद्देश्य होता है माघ मेले में हर वर्ष लगाने का, उसके पीछे का मोटिव ये है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा मंत्रालय क्या कर रहा है भारत के सभी राज्यों में, गंगा की सफाई के लिए भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या परियोजनाएं हैं, और उनको धरातल पे उतार के जो हम काम कर रहे हैं उनको इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं। और मेन जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है इस प्रदर्शनी का,
एक छोटा सा आंकड़ा दूंगा कि अभी तक के पूरे इस 40 से 45 दिनों के स्नान में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने गंगा का स्नान किया है। वो यहाँ इस प्रदर्शनी में आते हैं तो हम लोग उन्हें बताते हैं कि गंगा का, आप देख ही रहे हैं गंगा का अवतरण कैसे हो रहा है, गंगा के स्थानों के पीछे जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। देश अपना 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस बार की प्रदर्शनी में हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव को भी एक स्थान दिया है कि गंगा के उन, जैसे अपना चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, तो गंगा के हर उन स्थानों के बारे में बताया है जहाँ पे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।